तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज हम लोग बात करने वाले हैं एक दुबई के ऐसे बड़े फ्रॉड के बारे में जो लॉकडाउन पीरियड में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे कि ओपीसी फूड स्टॉक ट्रेडिंग एलएलसी फ्रॉड करके, तो भी आपको वो सारी डिटेल्स मिल जाएगी। सबसे पहले तो मैं ये बात क्लियर करना चाहता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो बनाने की वजह मेरे ये नहीं है कि आपको डिमोटिवेट करना है या फिर आपको डराना है, धमकाना है। देखिए दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मेरा इंटेंशन बिल्कुल भी ये नहीं है कि आपको डराया जाए या फिर डिमोटिवेट किया जाए। ये वीडियो का पर्पस यही है कि आप अवेयर हो जाओ कैसे आप ये फ्रॉड से बच सकते हो। क्योंकि देखो, एक कंपनी ने फ्रॉड कर दिया, वो क्लोज हो गई, तो दूसरे ऐसे बहुत सारी कंपनीज आएंगी और वो भी फ्रॉड करेंगी। तो ये वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि एक्चुअली दुबई का फ्रॉड हुआ था कैसे, कौन से ऐसे फैक्टर्स है जिनको हम लोगों ने अवॉइड किया जिसकी वजह से ये फ्रॉड हुआ, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो एक्सपोर्टर ने गलती की है, कैसे इस फ्रॉड को अवॉइड किया जा सकता था, और आगे आपको क्या ध्यान रखना है। ये सारी चीजें इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है, दुबई मार्केट जो काम करता है वो कमीशन बेसिस पे करता है। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब क्या है कि आपको यहाँ से मटेरियल भेजना है, वहां का कमीशन एजेंट आपको मटेरियल सेल होने के बाद पैसा आपको देगा 5% कमीशन काट के। अगर शॉर्ट में मैं अगर बताना चाहूँ तो वो दुबई का वाशी मार्केट है। जैसे मुंबई में यहाँ पे भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का बड़ा वाशी मार्केट है जहाँ पे डेली ऑक्शन होता है, वैसे ही दुबई का जो वाशी मार्केट है वो है अल अवेयर मार्केट। तो सेम यहाँ पे जैसे सिस्टम है वैसे ही वहां पे सिस्टम है। अभी इसमें दिक्कत क्या है मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे कैसा है, आप कंटेनर भेजोगे तो आपको पूरे डॉक्यूमेंट भी वहां पे देने पड़ेंगे, और उसके बाद ही जो आपका एजेंट है वो मटेरियल सेल आउट कर पाएगा। अभी इसमें दिक्कत आती है कि आरबीआई रेगुलेशंस, वहां पे आप आरबीआई रेगुलेशंस ब्रीच करते हो क्योंकि आपको डॉक्यूमेंट जो है वो बैंक के थ्रू रोटेट करने होते हैं। आरबीआई का यही क्लियर गाइडलाइंस है। अगर आरबीआई रेगुलेशंस क्या होता है पता नहीं है तो इसके रिगार्डिंग मैंने एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनाई है। तो आप बोलोगे कि सर अभी कैसा है, हम लोग ईसीजीसी ले लेते थे तो हो जाता था, लेकिन नहीं दोस्तों, इस केस में आपको ईसीजीसी भी हेल्प नहीं कर सकती। इसका रीजन क्या है कि आपने आरबीआई का रेगुलेशंस ब्रीच किया है वहां पे। अगर आरबीआई गाइडलाइंस आप फॉलो नहीं करोगे तो कोई भी एजेंसी रहने दो या फिर कोई भी ऐसी ईसीजीसी जैसी स्कीम है या फिर इंश्योरेंस कंपनी है, वो आपको बिल्कुल भी यहाँ पे कवर नहीं देगी। तीसरी सबसे जो पॉइंट मैं आपको अगर बताऊं तो वो है प्रॉफिट मार्जिन। बहुत सारे एक्सपोर्टर्स का डेटा मैंने वहां पे स्टडी किया है ये न्यूज के रिगार्डिंग, और उनको यही लालच दिया गया था कि आप 8 लाख का मटेरियल भेज दो, हम लोगों को 14 लाख रुपए आपको दे देंगे। 14 लाख का इनवॉइस भेज दिया। हाँ, तो अभी देखो, एक नॉर्मल एक्सपोर्टर है जिसने कभी एक्सपोर्ट नहीं किया, ये इंडस्ट्री में नए हैं, तो उसको लगेगा कि यार अरे, एक कंट्री में अगर भेजता हूँ मेरे को 6 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, 1 लाख का खर्चा पकड़ के चलो या 1.5 लाख का खर्चा पकड़ के चलो, फिर भी मेरे को 3 साढ़े 3 लाख रुपए यहाँ पे बच रहा है। अगर मैं 4 कंटेनर भेजता हूँ तो मेरे को कम से कम 20-25 लाख रुपए ऐसे ही मिल जाएगा, जो कि नॉर्मल मार्केट में या फिर डोमेस्टिक मार्केट में पॉसिबल नहीं है। तो ये केस में क्या हुआ है दोस्तों, लालच जो बोलते हैं ना हम लोग, लालच बहुत बुरी बला है। तो वो चीज को लेके ना लोगों ने क्या किया कि भर भर के कंट्री एक्सपोर्ट किए, और सामने वाली पार्टी ने भी क्या किया मैं आपको बताऊं एक्चुअली फ्रॉड कैसे हुआ। एक्चुअल फ्रॉड जो हुआ है ना, वो लोगों ने क्या किया, 20 से 25% जो आपका अमाउंट है उन्होंने ट्रांसफर कर दिया एज एडवांस। अभी अगर एडवांस आ गया तो भाई जेन्यून है, बंदा जेन्यून है, तो फिर क्या किया उन्होंने कि आप मटेरियल भेज दो, मटेरियल भेजने के बाद आपको 1 से 3 वीक तक आपको मैं क्या करूंगा, जो पैसा है वो वापस दे दूंगा, जो मटेरियल आपने भेजा है उसका सेलिंग करने के बाद। तो अभी लगा उनको कि यार एडवांस भेज दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं भेज सकता हूँ करके उन्होंने भेज दिया। पहला कंट्रा जैसे ही लोड हो गया तो उन्होंने क्या बोला, एक नया ट्रिक अप्लाई किया कि मुझे और एक 3 घंटे का एक्स्ट्रा ऑर्डर आया है और बायर मेरे को अर्जेंटली मांग रहा है, आप एक काम करो और 3 कंटेनर भी इसके साथ में भेज दो। तो लोगों ने क्या किया, अपना घर गिरवी रख दिया, अपना सोना गिरवी रख दिया, कैसे भी करके ना वो जो ग्रेप्स वगैरह सब चीजें थी वो एक्सपोर्ट किया, चिली एक्सपोर्ट किया, पोमोग्रेनेट, और वहां पे ग्रेप्स का 1 कंटेनर करने जाओगे तो आपको 20-25 लाख रुपए ऐसे ही खर्चा आ जाता है। पोमोग्रेनेट अगर करने जाओगे, और वो भी ये सब फ्रॉड हुआ था वो मुझे लगता है कि जनवरी के आसपास हुआ था, जनवरी या मार्च के बीच में। तो वहां पे अगर पोमोग्रेनेट का मैं प्राइसिंग देखूंगा तो 100-150 रुपए पर केजी, तो उसका भी 20-25 लाख रुपए हो गया। ऐसा करके 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 करीब करीब उन्होंने 810 टन का सब फ्रूट्स, नट्स जो भी है, कैश्यूज, पिस्ताशियोज, कोकोनट, सब उन्होंने इकट्ठा कर लिया
और जो रेट मिलता है उस रेट से उन्होंने बेच दिया। मतलब अगर कोई बोलता है कि मान के चलो कि एक बॉक्स का प्राइस 100 रुपए वो बोल रहा है, अगर वो 80 बोलता है ना, तो भी ऐसा बेच बेच के सब पैसा इकट्ठा किया वो लोगों ने, और एक ही दिन में सब कंपनी बंद करके वो भाग के चले गए। अभी यहाँ पे क्या हो गया, एक्सपोर्टर जो है वो पैसे का इंतजार कर रहा है, लेकिन वो लोग तो उन्होंने सब बेच बेच देच के सब वो निकल गए वहां से, और वो लोग थे पाकिस्तानी। और दुबई में तो कैसा है कि फ्री जोन में आप अगर कंपनी ओपन करने जाओगे तो विद इन 1 वीक आपका मिनिमम अमाउंट में या फिर इन्वेस्टमेंट में ऐसे ही दुबई में आप कंपनी ओपन कर सकते हो फ्री जोन में। तो उनको क्या है, खाली फ्री जोन में कंपनी ओपन करके बैठना है, बस हो गया। तो ये सारी चीजें वहां पे दोस्तों हो गई थी। इसके बाद भी वो लोग रुके नहीं, मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने इंडियन एक्सपोर्टर से तो सब मटेरियल लिया ही लिया, क्या किया, लोकल जो वेंडर्स थे, लोकल जो सप्लायर्स थे दुबई में, उनसे भी मटेरियल लिया। मास्क मास्क अभी अभी कोरोना का टाइम चल रहा था तो उन्होंने मास्क भी लिया, सैनिटाइजर लिया, मेडिकल इक्विपमेंट्स, मेडिकल जो सूट रहते हैं, सारी चीजें जो मिलती है वो सब लेके बटोर के वो लोग वहां से निकल गए। अभी यहाँ पे एक्सपोर्टर की नजर से मैं देखूंगा तो यहाँ पे आपके हाथ में कोई कंट्रोल है नहीं, क्योंकि आपने सारे डॉक्यूमेंट एक तो बायर को ऑलरेडी दे दिए हैं, विदाउट बायर वेरिफिकेशन आपने मटेरियल भेज दिया है। ईसीजीसी भी अगर आप करते हो तो भी यहाँ पे ईसीजीसी आपको क्लेम नहीं देगी, क्योंकि आपने आरबीआई का जो गाइडलाइंस है, आरबीआई रेगुलेशन है, वो आपने ब्रीच कर दिया, वो फॉलो नहीं किया है यहाँ पे। तो ये सारी चीजें होने की वजह से आपको वहां पे जो है वो नुकसान, या फिर जिसको फ्रॉड बोलते हैं, उस स्कैम का आप शिकार वहां पे बन जाते हो। अभी ये हो गया दोस्तों प्रॉब्लम। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आगे भी जाके होने वाली है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आगे जाके फ्रॉड नहीं होगा, फ्रॉड बहुत सारी कंट्रीज में होता है, लेकिन खासकर मैं अगर बात करूं दुबई की, तो दुबई में बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं। ऐसा नहीं कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में, बहुत सारी दूसरे आइटम्स में भी होते हैं, कि जैसे दुबई से कोई आप चीज इंपोर्ट कर रहे हो तो वो बोलेगा कि एडवांस पेमेंट मेरे को भेज दो, मैं आपको मटेरियल भेज देता हूँ। वो फिर फेक डॉक्यूमेंट भेज देगा, सारी चीजें भेज देगा, फिर मटेरियल आएगा नहीं और वहां पे कंपनी वो बंद करके चला जाएगा। ऐसे भी बहुत सारे केसेस में होता है। अभी ये हुआ है दोस्तों प्रॉब्लम। अभी हम लोग सॉल्यूशन की बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में नए हो, आपको कुछ भी आइडिया नहीं है, तो पहले एक अच्छी जगह से नॉलेज ले लो। यूट्यूब पे बहुत सारा नॉलेज अवेलेबल है, थोड़ा सा मार्केट स्टडी करो, उसके बाद ही आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट की सोचो। अगर आप फिर भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहते हो और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में नए हो, आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है प्रैक्टिकल, तो मेरी यही रिक्वेस्ट होगी कि आप दुबई के अंदर जो फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का जो काम है वो मत करना कमीशन बेसिस पे। अगर आपको फिक्स रेट पे भी अगर मिलता है माल, तो वहां पे आप चेक करो वो बंदे का जेन्युइनिटी क्या है। आप एम्बेसी को मेल करके भी यहाँ पे बायर की जेन्युइनिटी चेक कर सकते हो। ईसीजीसी को भी आप मेल करके वहां पे इंश्योरेंस पॉलिसी लेके आप जो है वो जेन्युइनिटी चेक कर सकते हो। तो हमेशा ध्यान रखना दोस्तों कि बायर का वेरिफिकेशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके दुबई के अंदर। दूसरी सबसे चीज इंपॉर्टेंट जो है वो बोल रहा हूं मैं कि आप ऑलवेज फॉलो द आरबीआई रेगुलेशंस। आरबीआई रेगुलेशंस क्या है उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, तो आप जाके देख सकते हो। आरबीआई रेगुलेशंस फॉलो करो। जो भी है डॉक्यूमेंट्स वो आपको बैंक के थ्रू रोटेट करने हैं। इवन दो आप अगर क्रेडिट पे भी काम कर रहे हो, डीए पेमेंट टर्म पे काम कर रहे हो, तो भी मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है वो बैंक के थ्रू पेमेंट या फिर बैंक के थ्रू जो है डॉक्यूमेंट रोटेट करो, ताकि आपको आगे जाके भी कुछ प्रॉब्लम ना आए। अगर आपने बैंक के थ्रू पेमेंट रोटेट कर दिया या फिर बैंक के थ्रू जो भी है डॉक्यूमेंट्स रोटेट कर दिए, तो वो केस में आपको इजी से क्लेम मिल सकता है, क्योंकि आपने आरबीआई का कोई भी गाइडलाइन ब्रीच नहीं किया है यहाँ पे। तो ये है दोस्तों तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बोलना चाहता हूँ कि हमेशा कोई बायर आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट या 30% 50% मार्जिन का अगर आपको दावा कर रहा है, तो समझ जाओ कि वो बायर फ्रॉड है। क्योंकि देखो नॉर्मल सी चीज है, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल रहने दो या फिर कोई भी कम्युनिटी रहने दो, वहां पे 2 to 3% से ज्यादा मार्जिन बिल्कुल भी नहीं होता है। और फिक्स रेट पे अगर आप काम कर रहे हो तो आप समझ जाओ कि 3 to 5% मैक्स टू मैक्स ये आप मार्जिन पकड़ के चलो, क्योंकि वो वॉल्यूम का गेम है। ओनियन के एक कंट्री में अगर आप बोल रहे हो कि सर मैं 5 लाख का प्रॉफिट कमाऊंगा, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। मिक्स वेजिटेबल्स भी आप अगर कर रहे हो तो भी वो केस में आपको 10% 50% या 20% 25% ये मार्जिन कमाने का कोई चांस नहीं है। क्योंकि मुझे दिल्ली जो है दुबई के रेट्स आते हैं यहाँ पे इंडिया के अंदर की क्या मार्केट चल रहा है, क्या भाव चल रहे हैं, तो मैं इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ कि भाई इसका परचेस कितना रहना चाहिए, कितना कॉस्टिंग आएगा, तभी जाके ये आपको प्रॉफिटेबल हो सकता है। तो 2 to 5% मार्जिन आप पकड़ के चलो। अगर उससे ज्यादा भी कोई मार्जिन देता है तो समझ जाओ कि वो बायर फ्रॉड है।
इसके बाद मैं बात करूं तो आप एक काम करो, कभी भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट स्टार्ट करते हो या शिपमेंट करने से पहले ईसीजीसी का पॉलिसी लेना मत भूलना। चाहे आपका बायर पुराना हो, नया हो, रेगुलर बायर है, फिर भी आप हमेशा ईसीजीसी लेना है। लोग क्या करते हैं, 25 लाख इन्वेस्टमेंट करके एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन 2,000 रुपए खर्च करके ईसीजीसी पॉलिसी उनको लेना पसंद नहीं है। बहुत सारी ईसीजीसी के रिगार्डिंग अफवाहें हैं कि ईसीजीसी पैसा नहीं देता है, क्लेम पास नहीं करता है, लेकिन मैंने दोस्तों देखा है 13-13 करोड़ का जो फ्रॉड का हुआ था एक कस्टमर के साथ में या फिर एक शिपर के साथ में, उसको 13 करोड़ का ईसीजीसी ने क्लेम दिया है यहाँ पे। तो ईसीजीसी एक गवर्नमेंट पॉलिसी है, तो वो एक्सपोर्टर के हेल्प के लिए ही बनाई गई है, तो ऐसा मत सोचो। आप हमेशा ईसीजीसी का ही यहाँ पे इस्तेमाल करो। ये सारी चीजें होने के बावजूद भी अगर आपको दुबई के अंदर एक्सपोर्ट करना है फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में, तो आप मेक श्योर करो कि आप पहले दुबई में जाके विजिट करो। आपका अगर कोई यहाँ पे पहचान का बंदा है या कोई आपका रिलेटिव्स है, रिश्तेदार है, दोस्त है, जिसके ऊपर आप ट्रस्ट रख सकते हो, तो उससे बात करके आप उससे मटेरियल भेजना चालू कर सकते हो। और अगर सच में आपको दुबई के अंदर ही करना है, तो आपके पास अगर बड़ा इन्वेस्टमेंट है, तो आप वहां पे खुद का कंपनी भी स्टार्ट कर सकते हो। इससे फायदा क्या होगा, आप वहां पे सेलिंग करने खुद बैठ जाओगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट क्या चल रहा है। और दूसरा बात, सबसे इंपॉर्टेंट जो है, वो आपका 5% जो कमीशन है वो आपका यहाँ पे बच जाएगा। मेक श्योर करो कि आपका जो इंडिया का कॉस्टिंग है वो कैसे कम कर सकते हो। अगर वॉल्यूम बेसिस पे काम कर सकते हो, तो आपका शिपिंग कॉस्ट कैसे आप रिड्यूस कर सकते हो फ्रेट फॉरवर्ड के साथ में, वो डिस्कस करके आप इजिली कर सकते हो। लेकिन मैं यही बोलता हूँ दोस्तों कि ज्यादा मार्जिन के चक्कर में या फिर ज्यादा बड़े बड़े ऑर्डर के चक्कर में मत। देखिए, ऐसा नहीं है कि आप कंटेनर के थ्रू ही एक्सपोर्ट करोगे तो ही पैसा कमाओगे या फिर बड़े बड़े ऑर्डर कमाओगे तो ही ज्यादा प्रॉफिट होएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक दोस्त है वाशी में, वो क्या करता है, बाय एयर डेली 2 टन का ड्रमस्टिक एक्सपोर्ट करता है मलेशिया के अंदर। कुछ भी हो जाए, मार्केट ऊपर नीचे, डिमांड सप्लाई कम है ज्यादा है, फिर भी वो डेली का 2 टन बाय एयर वो मलेशिया के अंदर ड्रमस्टिक एक्सपोर्ट करता है। और दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, आप लिटरली शॉक हो जाओगे कि वो हर साल 1 करोड़ का नया प्रॉपर्टी खरीदता है, चाहे वो लैंड हो, फ्लैट हो, दुकान हो, कुछ भी हो। लेकिन हर साल दिवाली में वो 1 करोड़ का कुछ भी हो जाए, लैंड या फिर फ्लैट, कोई भी प्रॉपर्टी में वो इन्वेस्ट करता है। तो आप समझ जाओ कि एक छोटा सा शिपमेंट डेली वो करता है, तो आप सोचो कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट की क्या ताकत है। 2 टन अगर आप एक्सपोर्ट करते हो डेली इंडिया से बाहर, मलेशिया, कोई सी किसी भी कंट्री में जिसके साथ आपका मतलब स्टडी करके आप अगर एक्सपोर्ट करते हो, तो आसानी से आप ढेर सारा पैसा कमा सकते हो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप कंट्रैक्ट के थ्रू एक्सपोर्ट करोगे तो ही ज्यादा मार्जिन मिलेगा, या फिर बड़े ऑर्डर करने पड़ेंगे या फिर लॉट में ऑर्डर करने पड़ेंगे तो ही आपको मतलब ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मेक श्योर करो कि आप अच्छे से स्टडी करो, उसका गाइडेंस प्रॉपर बंदे से ले लो, या कोई भी आपका मेंटर है उससे अच्छा प्रैक्टिकल मेंटरशिप ले लो, और उसके बाद ही आप एक्सपोर्ट शुरू करो। तो ये था दोस्तों फ्रॉड के रिगार्डिंग, या फिर कैसे आप इससे बच सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि सारी चीजें मैंने आपके अच्छे से एक्सप्लेन की है। अगर आपके मन में कोई और डाउट है तो आप नीचे कमेंट में जरूर बताना, मैं उस डाउट का क्लैरिफिकेशन देने का जरूर प्रयास करूंगा दोस्तों। अगर आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है, ये सीखना है, तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एक्सपोर्ट करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।